हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि एसएससी एमटीएस 2022 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, और आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 14। यानी इससे पहले हम लोग 195 क्वेश्चंस को 13 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 196 से। ठीक, यानी कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 196 क्वेश्चन से। ठीक, यानी पार्ट नंबर 14 के बारे में। आप में से जिस किसी ने भी वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है ना कि आपको इससे ये चीज पता चलती है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। देखिए जरा ध्यान से, 2022 में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, तो आप उससे थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि हमारा पेपर कैसा बनता है। ठीक, क्योंकि हम लोग बिल्कुल वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके 2022 में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन 2022 के ही हैं, ये समझिए ध्यान से। ठीक, और आपके पेपर में ही आए हुए हैं, ये समझना ध्यान से। आपको इस चीज का पता चलेगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। ठीक, आपको उसी के चारों तरफ से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से। ठीक है, जरा पढ़िए ध्यान से। जो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि चोल साम्राज्य में, ध्यान रखना है कि चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द, ध्यान रखना एक शब्द लिखा हुआ वेट्टी शब्द से संबंधित। अब ये किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है। यानी कि चोल साम्राज्य में जो ये वेट्टी शब्द है ये किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है। जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जबरन श्रम से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेना से संबंधित है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सोने के सिक्के से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आंशिक भुगतान से संबंधित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जबरन श्रम। यानी जो आपको ये दिख रहा है ना वेट्टी शब्द, ये जो है वो जबरन श्रम से संबंधित है। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि सन 1925 ईस्वी में, ध्यान रखना 1925 ईस्वी में काकोरी कांड, ध्यान रखना जो काकोरी ट्रेन एक्शन, ये ध्यान रखना जो काकोरी कांड हुआ था में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। ठीक, यानी जो काकोरी ट्रेन वाला कांड था उसमें कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था। ठीक, और जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। ठीक है, पहले तो एक बात याद रखिए क्या कि जो काकोरी कांड हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना 1925 ईस्वी में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, समझिएगा। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो काकोरी कांड है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब उस काकोरी कांड में कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शामिल था ये बात आपको बतानी है। ठीक, और उसके बाद में उस ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। ठीक, तो आपको ये जो है नाम बताना है उस स्वतंत्रता सेनानी का। ठीक, फिलहाल हम लोग देखते हैं पहले इसके ऑप्शन को, फिर आप लोग अच्छे से उसका आंसर देना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, हमारे पास में जो है वो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है लाला हरदयाल। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी राम प्रसाद बिस्मिल। यानी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे यही थे काकोरी कांड में शामिल। ठीक, और इन्हें बाद में ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुना दी थी। ठीक, यानी आपको ये नाम बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ठीक, तो ये बात अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि भीमबेटका गुफाएं, ध्यान रखना है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी आपको चार ऑप्शन में चार राज्य दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, जैसे कि पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या हरियाणा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, तो आपको ये बात बतानी जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपने चारों ऑप्शन अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर भीमबेटका गुफाएं स्थित है। ठीक, यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ध्यान रखना, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ठीक, यानी जो खुदाई खिदमतगार है वो एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक, मतलब जिसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है खान
अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। ठीक, अब कुछ लोगों को लगता है कि अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक, तो वहां पर वो लोग जो है इस क्वेश्चन का गलत आंसर देकर के आएंगे, मतलब वो लोग कर देंगे कि जो अहिंसक आंदोलन है उसके संस्थापक जो है महात्मा गांधी ही रहे होंगे, क्योंकि लगता है ना कि अहिंसा के पुजारी जो है वो किनको कहा जाता है, महात्मा को कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे लिंक नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, अगर ऐसे लिंक करोगे ना तो फिर गलत आंसर करके आओगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो खुदाई खिदमतगार है, यानी जो खुदाई खिदमतगार नामक का एक अहिंसक आंदोलन है, उसके जो संस्थापक हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, यानी यही है खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कह रहा है क्या कि अकबर की राजस्व प्रणाली, ध्यान रखना, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त द्वारा विकसित की गई थी। ठीक, यानी जो अकबर की राजस्व प्रणाली थी जब्त, ये किसके द्वारा विकसित करी गई थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राजा भारमल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राजा मान सिंह, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बैरम खां, और चौथा ऑप्शन कह रहा है तोडरमल। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि तोडरमल। यानी जो तोडरमल थे, इन्होंने अकबर की राजस्व प्रणाली यानी जो जब्त थी, इन्हीं के द्वारा विकसित करी गई थी। ठीक, तो आपको नाम याद रखना है तोडरमल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि दिलवाड़ा मंदिर, ध्यान रखना, दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है मंदिरों में से एक है। ठीक, अब ये किसका मंदिर है, ये बात आपको बतानी है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो भारत की बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, सीधी बात है। ठीक, अब ये है किस धर्म से संबंधित, मतलब ये किस धर्म का मंदिर है, ये बात आपको बतानी है। जरा ध्यान से देखिए, पहला आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म, और चौथा ऑप्शन है सिख धर्म। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि जैन धर्म। ठीक, यानी जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ठीक, ये बात आपको बतानी अच्छी तरीके से, जरा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है तरुण सागर ने, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा ऑप्शन है जम्बू विजय, ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन है जम्बू विजय ने। ठीक, और चौथा ऑप्शन है गौर गोपाल दास ने। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि चोल और चेर, ध्यान रखना है कि चोल और चेर और पांड्य, ये तीन बातें याद रखो, चोल चेर पांड राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे। ठीक, यानी जो चोल शासक हो गया, चेर शासक हो गया, पांड शासक हो गया, ये राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे, ये बात आपको ध्यान करके रखनी है। ठीक, तो अब ये किस प्राचीन काल के शासक थे, तो आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है महाजनपद काल के, दूसरा कह रहा है गुप्त काल के, तीसरा मौर्य काल के, चौथा संगम काल के। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगम काल के। ठीक, यानी ये जो आपको दिख रहा है चोल चेर और पांड्य राजवंश, ये भारत के संगम काल के शासक थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या 1917, ध्यान रखना, कितने में, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की, ध्यान रखना, नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। ठीक, यानी ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी। ठीक, ये आपको 12th वाले में एक चैप्टर भी आपको पढ़ने को मिलता है, इंडिगो। ठीक, तो वही उसी के बारे में बातचीत यहाँ पर हुई है कि 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों, यानी जो नील की खेती होती थी, ठीक, इसी की समस्या को किस आंदोलन में प्रकट किया गया, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या खेड़ा सत्याग्रह, यानी जो सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उसमें इस बात के बारे में बात हुई थी। ठीक, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंपारण आंदोलन, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि चंपारण आंदोलन। ठीक, यानी जो चंपारण शहर है वहां पर गांधी जी ने जाकर के ये आंदोलन चलाया था, और वहां पर इस नील की बागानों की, यानी जो नील बागान, यानी जो किसान लोग नील उगाया करते थे, उसकी
समस्याओं को प्रकट किया गया था। ठीक, और ये हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना है 1917 ईस्वी में। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता था। यानी जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में, उसे हम लोग क्या कहते थे, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चैत्य गृह, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्तूप, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है विहार गृह और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पुस्तक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि चैत्य गृह। यानी जो चैत्य गृह है उसे हम लोग क्या कहते थे, यानी जो प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे उसे हम लोग चैत्य गृह के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, यानी आप सबको पता ही है ना कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक, अच्छा इनके साथ और किन किन लोगों को फांसी दी गई थी, ये बात आपको बतानी है। समझ रहे ना, ये बात आपको अच्छी तरीके से बतानी है कि और कौन कौन से ऐसे लोग थे, क्योंकि 3 लोगों को फांसी दी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब 3 लोगों में से और कौन 2 लोग थे, ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त थे और राजगुरु, ये 2 लोग थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों लोग थे। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों लोग थे। ठीक, और उसके बाद कह रहा है सुखदेव और बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त, ये लोग थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि सुखदेव और राजगुरु। यानी कि अब आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 लोग थे। ठीक, तो ऐसे आपको तीनों नाम अच्छी तरीके से याद करके रख लेने। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस लोधी शासक ने, ध्यान रखना, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था। निजाम खान किसको कहा जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि एक लोधी शासक की बात कर रहा है। अब वो कौन सा लोधी शासक था जिसे हम लोग निजाम खान के नाम से भी जानते थे। ठीक, चला पढ़ते हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन कह रहा है हमसे क्या कि सिकंदर लोधी, दूसरा ऑप्शन है बहलोल लोधी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि सिकंदर लोधी। यानी जो सिकंदर लोधी है उसे हम लोग निजाम खां के नाम से भी जानते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि चौसा और कन्नौज, ध्यान रखना है क्या कि चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। यानी कि चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। मतलब 2 बार युद्ध लड़ा गया, एक बार चौसा का युद्ध और दूसरा कन्नौज का युद्ध, और दोनों में हुमायूं की पराजित हुई। और हुमायूं जब पराजित हुआ तो किसने पराजित किया, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह ने हराया। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे कि इस्लाम शाह, और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है अली आदिल शाह द्वितीय, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है शेर शाह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। किस पे ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी कि शेर शाह। यानी जो शेर शाह थे उन्होंने चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, समझना ध्यान से कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। ठीक, यानी जो महात्मा गांधी है उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर तीसरे में कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन नंबर चौथा है वो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा महाबोधि मंदिर परिसर का, ध्यान रखना महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध, यानी कि किस जीवन से सीधा संबंध है, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन कह रहा है मुगल शासकों से संबंधित, यानी जो महाबोधि मंदिर है उसका संबंध मुगल शासक से है। दूसरा ऑप्शन कह रहा सिख गुरु से है, तीसरा ऑप्शन कह रहा भगवान से, और चौथा ऑप्शन कह रहा जैन तीर्थकर थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवान बुद्ध। यानी जो आपको महाबोधि मंदिर का परिसर है वो जो है वो किससे, भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, और
जिस किसी ने भी पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक, तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जा करके आप सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है सफलता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक, यानी 2022 में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आप लोग पेपर में जाकर के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको वहां पर सॉल्व करने में मदद करेंगे ये क्वेश्चन सारे के सारे, और आपका जो है थोड़ा सा गेस अच्छा हो पाएगा, या बोल सकते हो आप कि आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा।